एक बात सोचिए, जब शरीर की कोई हड्डी टूटती है ना, तो एक्सरे में वो सफेद टेढ़ी लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखिए, ये रही दिक्कत। हाँ, वो काफी सीधा और मेडिकल प्रोसेस है। सब कुछ आंखों के सामने होता है। राइट। लेकिन जब एक समाज का ताना बाना टूटता है, जैसे दिल्ली के उत्तम नगर जे कॉलोनी में हुआ, तो उसकी शुरुआत अक्सर इतनी मामूली होती है कि कोई भी एक्सरे मशीनों से नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम इसी टूटे हुए ताने बाने पर बात करने वाले हैं। हाँ, तो आज के इस गहन विश्लेषण में जो हमारे पास न्यूज़ रिपोर्ट्स और सोर्स मटेरियल है, वो 4 मार्च 2026 यानी होली के दिन हुई एक बेहद खौफनाक घटना पर आधारित है। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे एक 10 या 11 साल की बच्ची के हाथ से छूटा एक मामूली सा पानी का गुब्बारा 16 लोगों की गिरफ्तारी तक पहुंच गया। एग्जैक्टली। बुलडोजर एक्शन हुआ और अंततः एक पूरे मोहल्ले में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात करनी पड़ी। चलिए, इस पूरी क्रोनोलॉजी और इसके पीछे की मानसिकता को डिकोड करते हैं। इस घटना की टाइमलाइन का विश्लेषण करना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि ये किसी क्राइम थ्रिलर की कोई दूर की कहानी नहीं है। हाँ, ये हमारे ही आसपास की बात है। बिल्कुल। ये दो समुदायों के बीच पल रहे जमीनी हकीकत का पर्दाफाश है जो अक्सर अनदेखी रह जाती है। अगर हम 4 मार्च 2026 की उस सुबह पर नजर डालें तो शुरुआत एक बहुत ही आम त्योहार की दुर्घटना से हुई थी। मतलब होली वाले दिन पानी गिरना, ये सब तो चलता ही है। हाँ, वही। सोर्स रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 साल के तरुण कुमार, जिन्हें इलाके में लोग तरुण खटीक या बुटोलिया भी कहते थे, उनके घर की छत से एक बच्ची ने पानी से भरा गुब्बारा नीचे फेंका। और वो गुब्बारा किसी को लग गया। राइट जी, वो गुब्बारा नीचे गली से गुजर रही एक महिला जिनका नाम सायरा है और जिन्हें काली भी कहा जाता है, उन पर गिरा। उनके कपड़ों पर रंग के छींटे पड़ गए। अच्छा। बस फिर क्या था, इसके तुरंत बाद तरुण के परिवार और सायरा के बीच एक तीखी बहस शुरू हो गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखते थे। यहाँ एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रही है, वो ये है कि होली के दिन पानी का गुब्बारा गिरना या रंग लग जाना, ये कोई असाधारण घटना तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, हर गली मोहल्ले में होता है ये। तो ये मुझे ना केमिस्ट्री के किसी उत्प्रेरक की तरह लग रहा है, एक कैटलिस्ट। गुब्बारा खुद में कोई विस्फोटक नहीं था, लेकिन उसने ऐसा लगता है कि पहले से मौजूद किसी बारूद के ढेर में बस एक चिंगारी का काम कर दिया। बहुत ही सटीक बात कही आपने। इसे हम समाजशास्त्र में लेटेंट टेंशन या छिपा हुआ तनाव कहते हैं। मतलब ये गुस्सा अचानक नहीं आया था? नहीं। जब हम जे कॉलोनी जैसे घनी आबादी वाले इलाकों का अध्ययन करते हैं, जहां लोग दीवार से दीवार सटाकर रहते हैं, तो हम पाते हैं कि वहां स्थान को लेकर एक घर्षण हमेशा बना रहता है। स्पेस को लेकर लड़ाई। एग्जैक्टली, स्पेस फ्रिक्शन। जब दो अलग अलग समुदाय एक ही तंग इलाके में रहते हैं तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातें, जैसे कूड़ा फेंकना हो गया या गाड़ी खड़ी करना, या इस मामले में गुब्बारा गिरना हाँ, ये छोटी बातें अक्सर सामुदायिक अस्मिता का सवाल बन जाती हैं। यहाँ गुब्बारा सिर्फ एक ट्रिगर था। तो वो जो तीखी बहस हो रही थी गली में, वो शायद गुब्बारे के बारे में थी ही नहीं। बिल्कुल नहीं। वो शायद उन अनकही शिकायतों के बारे में थी जो हफ्तों या महीनों से उस संकरी गली में उन दो समुदायों के बीच पनप रही थीं। ओह, समझ रही हूँ। और मुझे लगता है कि यही वो बिंदु है जहाँ ये घटना एक सामान्य मोहल्ले के झगड़े से निकलकर एक खौफनाक त्रासदी की तरफ मुड़ जाती है। हाँ, क्योंकि शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि मामला शांत हो गया है। राइट। रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि गुब्बारे वाली वो शुरुआती बहस उस वक्त शांत हो गई थी। ऐसा लगा जैसे बात वहीं खत्म हो गई। लेकिन वो शांति एक तूफान से पहले की शांति थी। कहानी में असली और डरावना मोड़ तब आता है जब तरुण कुछ समय बाद बाहर से होली खेलकर वापस अपने घर लौट रहा होता है। और उस शांत दिखने वाले समय में दरअसल एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव हो रहा था। जब तरुण वापस लौटा तो उसका सामना किसी एक अचानक भड़के हुए व्यक्ति से नहीं हुआ, बल्कि 8 से 10 लोगों की एक पूरी भीड़ से हुआ है ना? जी हाँ, 8-10 लोगों की एक आक्रोशित भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। और यही बात मुझे अंदर तक परेशान कर रही है। सोर्स में साफ तौर पर बताया गया है कि जब इस भीड़ ने तरुण को घेरा तो उन्होंने बेहद बेरहमी से उस पर हमला किया। बहुत ही क्रूर हमला था वो। उन्होंने ईंट, लोहे की रॉड, हॉकी स्टिक और पत्थरों का इस्तेमाल किया और उसे पीट पीट कर मार डाला। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं काउंटर पॉइंट रखना चाहती हूँ।
अगर किसी को अचानक गुस्सा आता है तो हाथापाई होती है, ज्यादा से ज्यादा धक्का मुक्की होती है। हाँ, अमूमन ऐसा ही होता है। लेकिन हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड, ये चीजें अचानक आसमान से तो नहीं टपकती। मुझे लगता है कि हथियारों का ये चुनाव साफ तौर पर दिखाता है कि ये कोई अचानक आया गुस्सा नहीं था। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। ये एक सोची समझी हत्या थी। गुब्बारे की घटना और तरुण के लौटने के बीच का जो समय था, ऐसा लगता है कि उसका इस्तेमाल हथियार जमा करने के लिए किया गया। इस बात को अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत ही खतरनाक सिद्धांत काम कर रहा है। इसे हम डी इंडिविजुएशन या वे व्यक्तिकरण कहते हैं। डी इंडिविजुएशन मतलब भीड़ का हिस्सा बन जाना। एग्जैक्टली। जब लोग एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं तो उनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान और जो जवाबदेही की भावना होती है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है। अच्छा, मतलब जो इंसान अकेले में कुछ गलत नहीं करेगा वो भीड़ में कर देता है? बिल्कुल। अकेले में जो व्यक्ति शायद एक थप्पड़ मारने से भी हिचकिचाए, वो भीड़ में लोहे की रॉड चलाने से नहीं घबराता, क्योंकि उस वक्त दिमाग ये तर्क देता है कि मैं नहीं मार रहा हूं, हम मार रहे हैं। ओह, तो वो अपराध बोध पूरी भीड़ में बढ़ जाता है, कोई एक इंसान खुद को जिम्मेदार नहीं मानता। हाँ, और जहां तक उन हथियारों को जमा करने की बात है, ये उसी छिपे हुए तनाव का हिंसक रूप में बाहर आना है। यहाँ उद्देश्य सिर्फ एक इंसान को मारना नहीं था, तो और क्या था? दूसरे समुदाय को एक कड़ा संदेश देना भी था, डोमिनेंस दिखाना था। ये सचमुच बहुत डरावना है कि कैसे कैसे कुछ ही घंटों के भीतर इंसानियत इस हद तक गिर सकती है कि एक नौजवान को बीच सड़क पे पीट कर मार दिया जाए। और इसी क्रूरता के बाद प्रशासन का रोल शुरू होता है। बिल्कुल। इस हत्या के बाद जब हम प्रशासन और कानून की प्रतिक्रिया को देखते हैं तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा केस स्टडी है। पुलिस की जांच के जो आंकड़े हमारे सामने हैं वे काफी कुछ बयां करते हैं। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई इस बात का सूचक है कि स्टेट ऐसी सामुदायिक हिंसा को कितनी गंभीरता से लेता है। तो ताज़ा अपडेट्स ये हैं कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी, 16 गिरफ्तारियां। और इन गिरफ्तारियों में ना एक पैटर्न है जो ध्यान खींचता है। इनमें सुहेल, समीर और फिरोज जैसे नाम तो हैं ही, साथ ही एक नाबालिग भी शामिल है। एक नाबालिग का होना भी चिंताजनक है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि इस हिंसक भीड़ का हिस्सा 3 महिलाएं भी थीं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इस केस का। सायरा उर्फ काली, शरीफान या सरीफान और सलमा, इन सभी पर धारा 302 यानी हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आमतौर पर जब हम मॉब वायलेंस या भीड़ की हिंसा की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पुरुषों की छवि आती है। राइट, हम महिलाओं को इसे जोड़कर नहीं देखते। लेकिन यहाँ महिलाओं की सक्रिय भागीदारी उस गुस्से और उस नफरत की गहराई को दिखाती है जो उस मोहल्ले में पनप रही थी। और एक बात और है, सोर्स मटेरियल बताता है कि तरुण अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता था, इसलिए पुलिस ने SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी लगाई हैं। यह कानूनी ढांचे के इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। जब भारतीय न्याय संहिता या पुरानी IPC की धारा 302 के साथ SC/ST एक्ट जुड़ता है तो केस की पूरी प्रकृति ही बदल जाती है। मतलब ये अब सिर्फ 2 गुटों का आम झगड़ा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। SC/ST एक्ट कानूनी तौर पर यह स्थापित कर देता है कि ये अपराध एक ऐतिहासिक रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदाय के व्यक्ति के खिलाफ किया गया है। तो इससे आरोपियों के खिलाफ केस और सख्त हो जाता है? बहुत सख्त। इसके लगने से आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत, जिसे हम एंटिसिपेटरी बेल कहते हैं, उसके रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। अच्छा। और पुलिस पर तुरंत गिरफ्तारी का दबाव आ जाता है। ये कानून बनाया ही इसलिए गया था ताकि समाज के कमजोर तबके को एक ढांचागत सुरक्षा मिल सके। इस मामले में इसका उपयोग उसी संवेदनशीलता को दर्शाता है। कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह है, जो कोर्ट में चलेगी, सबूत पेश होंगे और सजा तय होगी। लेकिन मेरे पास मौजूद सोर्स एक और बहुत बड़े प्रशासनिक कदम की तरफ इशारा कर रहा है। आप बुलडोजर एक्शन की बात कर रही हैं? एग्जैक्टली। इस एक कदम ने इस पूरे मामले में एक नई बहस छेड़ दी है। पुलिस और प्रशासन ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे निजामुद्दीन के घर पर बुलडोजर चला दिया है और उसके अवैध निर्माण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जी, ये आजकल एक नया प्रशासनिक ट्रेंड बन गया है। मुझे तो ये एक तरह का परफॉर्मेटिव जस्टिस लग रहा है, मतलब प्रदर्शनकारी न्याय। हत्या का केस तो कोर्ट में बरसों चलेगा, लेकिन बुलडोजर का एक्शन तुरंत हो गया। हाँ, वो तुरंत दिखने वाला न्याय है। तकनीकी रूप से तो प्रशासन कहेगा कि निर्माण अवैध था, लेकिन इसकी टाइमिंग साफ तौर पे चीख कर कह रही है कि ये तरुण की हत्या के जवाब में उठाया गया एक सख्त कदम है। इस बुलडोजर एक्शन के पीछे की प्रशासनिक और सामाजिक दोनों कार्यप्रणालियों को डिकोड करना
आज के समय में बहुत आवश्यक है। देखिए, न्यायपालिका की प्रक्रिया धीमी होती है, ये हम सब जानते हैं। हाँ, कोर्ट में सालों लग जाते हैं। और जब दो समुदायों के बीच कोई विभत्स हत्या होती है तो पीड़ित समुदाय में एक भयंकर आक्रोश पैदा होता है। ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? दंगे भड़कने से रोकना। एग्जैक्टली, तुरंत दंगे भड़कने से रोकना। स्टेट को यह दिखाना होता है कि उसके पास बल प्रयोग का एकाधिकार है। इसलिए प्रशासन नगरपालिका के कानूनों का सहारा लेता है। मतलब अवैध निर्माण वाले कानून का इस्तेमाल करके घर गिरा देते हैं। हाँ, एक घर को गिरते हुए देखना एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रतीकात्मक दृश्य होता है। सिंबॉलिक एक्शन। जी, ये एक तरफ पीड़ित समुदाय को मनोवैज्ञानिक सांत्वना देता है कि देखो तुरंत न्याय हो रहा है, और दूसरी तरफ ये अपराधियों के पूरे नेटवर्क में खौफ पैदा कर देता है। लेकिन क्या ये सही में न्याय है? तकनीकी रूप से ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये दिखाई देने वाले न्याय का एक बहुत मजबूत प्रशासनिक औजार बन चुका है। ये वाकई एक बहुत ही जटिल डायनामिक है। मतलब प्रशासन ने 16 गिरफ्तारियां कर लीं, SC/ST एक्ट भी लगा दिया, बुलडोजर भी चला दिया। कागजों पर देखा जाए तो पुलिस ने बहुत सख्त एक्शन लिया है। हाँ, कागजों पर तो लगभग पूरी भीड़ पकड़ी गई है। ऐसा लगना चाहिए कि अब स्थिति नियंत्रण में आ जानी चाहिए, लोग शांत हो जाने चाहिए। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। क्योंकि मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं रहा। राइट। सोर्स बताते हैं कि इस घटना ने अब एक बहुत बड़ा राजनीतिक रूप ले लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खुद उत्तम नगर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। राजनीतिक दखल ऐसे मामलों में स्वाभाविक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके बावजूद तरूर के परिवार ने पूरे मामले की CBI जांच की मांग की है। ये जो CBI जांच की मांग है ना, ये सतह पर भले ही एक साधारण कानूनी अपील लगे, लेकिन इसके निहितार्थ बहुत गहरे हैं। बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि जब कोई पीड़ित परिवार 16 लोगों की गिरफ्तारी और खुद मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी CBI जांच मांगता है, तो ये सिर्फ पुलिस की किसी तकनीकी नाकामी का सवाल नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये क्या है? मुझे लगता है ये एक गहरे व्यवस्थागत अविश्वास का प्रतीक है। क्या परिवार को ये लग रहा है कि स्थानीय पुलिस उन आरोपियों से मिली हुई है, या फिर उन्हें लगता है कि इस पूरी हत्या के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जिसे बचाया जा रहा है? इस अविश्वास के पीछे के कारण को समझना होगा। देखिए, स्थानीय पुलिस अक्सर उसी समाज और उसी जनसांख्यिकी का हिस्सा होती है जहां अपराध होता है। वो उसी लोकल सिस्टम का हिस्सा होते हैं। और पीड़ित परिवार को अक्सर ये डर सताता है कि स्थानीय पुलिस पर क्षेत्रीय बाहुबलियों या राजनीतिक रसों का दबाव पड़ सकता है। इसलिए वो केंद्रीय एजेंसी की मांग करते हैं। एग्जैक्टली। जब वे CBI की मांग करते हैं तो वे दरअसल एक ऐसे तंत्र की मांग कर रहे होते हैं जो उस मोहल्ले की स्थानीय राजनीति और सामुदायिक दबावों से पूरी तरह मुक्त हो। मतलब उन्हें लोकल पुलिस पे भरोसा नहीं रहा। ये मांग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि स्थानीय प्रशासन की इतनी त्वरित कार्यवाही के बावजूद परिवार को उस कार्यवाही की निष्पक्षता पर भरोसा नहीं है। और ये अविश्वास सिर्फ पीड़ित परिवार के घर तक सीमित नहीं है, ये उत्तम नगर की उन संकरी गलियों में भी फैल चुका है। पूरे इलाके में भारी तनाव है अभी। रिपोर्ट्स के अनुसार तनाव का स्तर इतना ज्यादा है कि वहां सिर्फ स्थानीय पुलिस की तैनाती काफी नहीं थी। वहां भारी संख्या में पुलिस बल के साथ साथ RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती करनी पड़ी है। ये स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। मतलब सोचिए ना, जिन सड़कों पर कुछ घंटे पहले लोग रंग और गुलाल उड़ा रहे थे, होली मना रहे थे, वहां अब दंगारोधी बल के भारी भरकम बूटों की आवाज गूंज रही है। हाँ, AF का वहां होना इस पूरे घटनाक्रम का सबसे गंभीर पहलू है। अगर हम रैपिड एक्शन फोर्स के प्रोटोकॉल को समझें तो वो कोई साधारण गश्त लगाने वाली पुलिस नहीं है। हाँ, वो तो स्पेशल फोर्स होती है। जी, वे नीली वर्दी और विशेष उपकरणों से लैस एक ऐसी फोर्स हैं जिन्हें खास तौर पर दंगों को रोकने, भीड़ को तितर-बितर करने और हिंसक भीड़ पर मनोवैज्ञानिक दबदबा कायम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो उनका आना मतलब हालात बहुत नाजुक है। बिल्कुल। जब किसी रिहायशी मोहल्ले में जहां लोग सालों से एक साथ रह रहे हों, वहां अगर RF तैनात करनी पड़े तो इसका सीधा मतलब है कि वहां का सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध पूरी तरह से टूट चुका है। प्रशासन को अब उन लोगों पर भरोसा नहीं रहा। प्रशासन को यह भरोसा नहीं रहा कि वे लोग बिना किसी वर्दीधारी फोर्स के एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो अगर हम न्यूज रिपोर्ट्स, ग्राउंड अपडेट्स और इस पूरी टाइमलाइन से मिले सारे डेटा को समेटें तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? तस्वीर बहुत ही चिंताजनक है। 4 मार्च को उत्तम नगर JJ कॉलोनी में जो कुछ भी हुआ वो महज एक दिन की या अचानक हुई कोई घटना नहीं थी। ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है,
एक 10-11 साल की बच्ची के हाथ से छूटा पानी का गुब्बारा, फिर वो तीखी बहस। हाँ, फिर कुछ घंटों का वो सन्नाटा जिसमें हथियार जमा किए गए, और फिर 26 साल के तरुण की 8-10 लोगों द्वारा ईंट और हॉकी स्टिक से पीट कर की गई निर्मम हत्या। उसके बाद प्रशासन का एक्शन देखिए। 3 महिलाओं सहित 16 गिरफ्तारियां, SC/ST एक्ट का लगना, एक मुख्य आरोपी के घर पर चलता हुआ बुलडोजर, राज्य की मुख्यमंत्री का दौरा, परिवार का CBI जांच पर अड़ना और अंततः एक मोहल्ले को छावनी में तब्दील करती RAF। ये पूरी श्रृंखला ना इस बात का एक बहुत ही सटीक और डरावना अध्ययन है कि कैसे छोटे और स्थानीय विवाद जब उन्हें समय रहते सुलझाया नहीं जाता तो वो कितने खतरनाक हो सकते हैं। और खासकर तब जब उनके पीछे समुदायों के पुराने पूर्वाग्रह काम कर रहे हों। बिल्कुल, ऐसे विवाद एक ऐसी त्रासदी में बदल जाते हैं जिसकी भरपाई कोई बुलडोजर या कोई कानूनी धारा नहीं कर सकती। एक युवा की जान जा चुकी है, कई परिवार कानूनी चक्रव्यूह में फंसकर बर्बाद हो गए हैं, और एक पूरा इलाका जो पहले एक सामान्य मोहल्ला था, वो अब एक दूसरे को बस संदेह की नजर से देख रहा है। आपसी विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। और ये हमें वापस उसी बात पर ले आता है जो मैंने शुरुआत में कही थी, समाज की टूटती हड्डियों का कोई एक्सरे नहीं होता, हम सिर्फ लक्षणों को देखकर बीमारी का अंदाजा लगा सकते हैं। सही बात है। आज के इस गहन विश्लेषण से जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, वे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक प्रश्न छोड़ जाते हैं। जब एक त्योहार के दिन की इतनी छोटी सी घटना किसी की क्रूर हत्या में बदल जाती है, तो क्या इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ उस वक्त मौजूद उस क्रोधित भीड़ और पकड़े गए उन 16 लोगों की है? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये घटना इस कड़वी सच्चाई का पर्दाफाश करती है कि हम सब के आसपास के समाज में सहनशीलता और आपसी विश्वास का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि 2 समुदाय किसी भी वक्त महज एक पानी के गुब्बारे जैसी छोटी सी चिंगारी से एक हिंसक विस्फोट में बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे समाज पर। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज के वर्तमान स्वरूप पर सोचने को मजबूर करता है, और इसके जवाब हमें खुद अपने आसपास तलाशने होंगे। खैर, आज की इस डिटेल्ड चर्चा में बस इतना ही। ध्यान रखने वाली बात है। सुरक्षित रहें और अपने आसपास के माहौल पर नजर रखें। शुक्रिया।